नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। हम इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी इन सारे ही पैरामीटर्स को जो कि आप देख रहे हो, दैट इज बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, कंटिन्यूटी, डेवलपिंग सेंस, फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेसी, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये समझाया था कि हम इस टॉपिक को कितने पैरामीटर्स के फ्रंट पे कंप्लीट करने वाले हैं। एंड सो इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे मैक्स वीबर के बारे में और मैक्स वीबर के द्वारा दिए गए एक मॉडल के बारे में जिसके बिहाफ पे उनको फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ये जो मॉडल है उसको बोला जाता है वीबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये जो मॉडल ब्यूरोक्रेसी का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड और सीवियरली क्रिटिसाइज्ड मॉडल है। मतलब आप बात समझ रहे हो कि इसी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पे बाकी के सारे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बेस्ड हैं। इसी कारण से ये सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला ब्यूरोक्रेटिक मॉडल रहा, मगर यही वो मॉडल है जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। बेसिकली आपको कुछ चीजें यहां पे नहीं पता होंगी, मैं बताता हूं। जैसे हमने जब ये देखा कि मैक्स वीबर को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोला गया, तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपसे कोई भी ये सवाल पूछे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो टर्म किसने इजाद करी, तो आप मैक्स वीबर ही लगाओगे। बट यू विल बी अमेज्ड टू हियर दिस फैक्ट दैट वीबर हैज नॉट कॉइन्ड दिस टर्म दैट इज ब्यूरोक्रेसी, जबकि विंसेंट दे गॉर्ने, ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी टर्म को इन्वेंट करा। यहां पे मैक्स वीबर को इसके बाद भी बजाय विंसेंट दे गॉर्ने को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोलने के, हम मैक्स वीबर को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जबकि वीबर ने कभी भी ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करने की कोशिश तक नहीं करी। तो फिर आपका सवाल होगा कि जिस व्यक्ति ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करने तक की कोशिश नहीं करी, उसको क्यों फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। हाँ, मगर इन्होंने 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी का डिस्कशन किया, या मैं बोलूं इन्होंने अलग अलग तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करी, जिसमें इन्होंने एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसको इन्होंने समझाया बाय द नेम लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि रिजेंबल करता है आज के ब्यूरोक्रेसी से, और इसी कारण से इनको फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। और इसी कारण से इनका जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है, जिसको वीबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड और सीवियरली क्रिटिसाइज्ड मॉडल है, क्योंकि हर मॉडल इसी पे बेस्ड है। तो देखिए, सबसे पहले वीबर साहब बोलते हैं कि 3 तरीके की किसी भी सोसाइटी में अथॉरिटी होती है। एक होती है ट्रेडिशनल, दूसरी कैरिस्मेटिक और तीसरी लीगल रैशनल। इनको समझना बहुत ही आसान है। जैसे सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी अगेन 2 तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस अथॉरिटी में हो सकते हैं। पहला है पैट्रिमोनियल और दूसरा है फ्यूडल। यहां पे इन दोनों की ही सबसे पहले मैं सिमिलैरिटी बता दूं कि इसमें कोई भी प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। जैसे अगर हम पैट्रिमोनियल की बात करें, पैट्रिमोनियल एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जो बहुत ही ज्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजा बने, अगर मेरे पिताजी राजा हैं तो मैं राजा बनूं, और साथ ही साथ यहां पे उन्हीं लोगों को पावर दी जाती है जो अपनी लॉयल्टी सिद्ध करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारे यहां पे किंग्स हुआ करते थे, राइट, तो किंग्स अपने मिनिस्टर्स किसको बनाते थे? कोई भतीजावाद, भांजा, फैमिली में से ही जो लॉयल्टी शो करता था उसको पावर दे देते थे। तो ये पैट्रिमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से चलता था? हाईली सेंट्रलाइज्ड मैनर में, और पावर उसको दी जाती थी जो लॉयल्टी शो करता था, दैट इज लॉयल्टी इज बार्टर्ड विथ पावर। ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। मैं फिर बताता हूं, यहां पे 3 तरीके की अथॉरिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली ट्रेडिशनल, दूसरी कैरिस्मेटिक और तीसरी लीगल रैशनल। इस ट्रेडिशनल अथॉरिटी में, जैसे अथॉरिटी क्या हो गई, मैं राजा हूं तो मेरे पास अथॉरिटी आ गई। अब इस ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर 2 तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलेंगे। एक होगा पैट्रिमोनियल, जो मैंने आपको बताया
कि ये ऐसा सिस्टम होगा जिसमें सारी जो पावर है वो या तो मैं अपने पास रखूंगा या उन लोगों को पावर दूंगा जो मुझसे लॉयल है। क्लियर हो गई बात। दूसरी तरीके की ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अभी फ्यूडल सिस्टम कैसे काम करेगा, बेसिकली ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल यूरोप में चलता था। क्लियर। ये पैट्रिमोनियल सिस्टम से लगभग लगभग बराबर है, बजाय इसके कि यहां पे बस फ्यूडल लॉर्ड जो रहते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो यहां पे इट इज मोस्टली इन द कॉन्टिनेंटल यूरोप फ्यूडल लॉर्ड जो होते हैं उनके पास पूरा कंट्रोल होता है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि फ्यूडल लॉर्ड जो होता है वही एक राजा की तरह काम करता है, जो सारे सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स अपने हाथ में लेके चलता है। तो ये इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जो अगेन किसका पार्ट है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी का। इसके बाद में होता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जैसे कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है, यहां पे जो लीडर होता है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसके पीछे चलने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं या डिसिपल्स बोल सकते हो। जैसे आज जग्गी वासुदेव जो हैं, जैसे आज श्री श्री रविशंकर जो हैं, ये सब कैरिस्मेटिक लीडर हैं। नरेंद्र मोदी जी एक कैरिस्मेटिक लीडर है। देखिए यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना कि मैंने ये बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जी कैरिस्मेटिक लीडर हैं, और अगर मैं बोल दूं अभी कि लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के वो पार्ट है, तो आप ये मत समझना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। आप इन तीनों को अलग समझो। सुनो, कैरिस्मेटिक लीडर कौन होते हैं, आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि कैरिस्मेटिक लीडर हर वो लीडर होगा जिसके पीछे बहुत सारे ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स होंगे या डिसिपल्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आज आप 500 लोग मुझे फॉलो करने लग जाओ तो मैं खुद एक कैरिस्मेटिक लीडर बन जाऊंगा। क्लियर। मगर अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन गया कल, तो क्या मैं लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट नहीं बनूंगा? क्या मेरे पास पावर लीगल मैनर में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मैं इसका भी पार्ट बन सकता हूं और इसका भी पार्ट बन सकता हूं। आपने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे देखे होंगे जिनके पीछे बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, तो वो क्या है, वो कैरिस्मेटिक लीडर भी हैं और वो लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के पार्ट भी हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहां पे हमने देखा अभी तक दो तरीके की अथॉरिटी किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है, जो एक ट्रेडिशनल एरा में ट्रेडिशनल अथॉरिटी और एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तीसरी तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसी को ब्यूरोक्रेसी बोला गया। बेसिकली यहां पे ये जो लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी या मैं बोलूं लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये बेस्ड होगा, या ये जो मॉडल मैक्स वीबर ने दिया था वो बोला था कि ये साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होगा। मतलब कि ये ऐसे ही नहीं होगा कि पिताजी राजा तो बेटा राजा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको 1000 लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक अथॉरिटी दे दी, नहीं। ये होगा साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड। आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगी, अपना टैलेंट शो करना पड़ेगा, तभी आप इस लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी के पार्ट बन पाओगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीत के आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, तभी आप उस अथॉरिटी को ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसको बोला जाएगा लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब इस लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैक्स वीबर ने, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण आज आप देखोगे कि ये ब्यूरोक्रेसी को रिजेंबल करता है और आपको जवाब मिलेगा जो आपने सबसे पहले डाउट अपने दिमाग में जनरेट किया था कि इस व्यक्ति को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्यों बोला जाता है। तो चलता हूं आपको लेके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो वीबर साहब के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसमें सबसे पहला जो हम कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेंगे वो है हायरार्की। हायरार्की, जैसा कि आप जानते हो कि आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी होता है, राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की काम करती है। मतलब कि जो लोअर ऑफिस में काम करने वाला ऑफिसर होता है वो हायर ऑफिस के व्यक्ति के कंट्रोल और सुपरविजन में काम करता है। इसी के साथ साथ यहां पे क्लियर सेपरेशन होता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब कि सुपीरियर कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी, सबऑर्डिनेट कौन होंगे, स्टेट के सारे आईएएस ऑफिसर्स चीफ सेक्रेटरी के सबऑर्डिनेट होंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उस लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो कि ब्यूरोक्रेसी को रिजेंबल करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या आज हमारे ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की एक कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है? बिल्कुल है। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया।
दूसरा स्फेयर ऑफ कंपिटेंस, कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का, मतलब कि हर पोजीशन का एक नीटली डिफाइंड एरिया होगा और उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन गए और उज्जैन में कोई कांड हो गया तो आपको सजा मिल गई या आपका डिमोशन, नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंदौर डिस्ट्रिक्ट तक है और नीटली डिफाइंड एरिया है कि आपको फिर इंदौर में रिस्पॉन्सिबल होना भी पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्या करूं। क्लियर हो गई बात? तो स्फेयर ऑफ कंपिटेंस जो है वो यहां पे क्लियरली डिफाइंड एरिया के थ्रू मेंशन किया जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, डिफाइन की जाती है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ इसीलिए आपकी स्किल भी चेक की जाती है। तो आपने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझा। तीसरा इम्पर्सनल लॉस, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन आया। ध्यान से समझो, अभी ऊपर मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक इन दोनों में ही किसी भी तरीके का प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, मगर लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन होता है। मतलब कि यहां पे स्टैंडर्ड लॉस काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप शर्मा जी के या गुप्ता जी के लड़के हो तो आपके लिए एज अ कलेक्टर कुछ अलग लॉस काम कर रहे हैं, कुछ अलग नॉर्म्स बने हुए हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ अलग नॉर्म्स बने, नहीं। irrespective of individual whoever occupy the office of a district magistrate, the laws will remain the same। आप कोई भी हो, शर्मा जी, वर्मा जी, कपूर साहब, आपके लिए कानून सेम रहेंगे। तो अगर आप कलेक्टर हो तो आपके लिए नॉर्म सेम रहेंगे। चलिए, उसके बाद में यहां पे करियर सिस्टम। हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जितने भी इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है उनको क्या करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं और वो लाइफ लॉन्ग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनको फिक्स्ड सैलरी मिलती है, पर्टिकुलर पोजीशन मिलती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिविलेजेस सब मिलती है। तो करियर सिस्टम रहता है प्रॉपर, किसमें? इस लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। फिर रिटर्न रिकॉर्ड्स। यहां पे ये जो ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, जो वीवर साहब ने हमको बताई थी, उसमें इन्होंने ये बोला था कि ये जो लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये अपना काम पूरा करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। कोई भी ओरल काम नहीं चलता है कि चीफ सेक्रेटरी ने बोला डंडे मारना शुरू कर दो तो डंडे मार दिए, और आईएएस ऑफिसर से नीचे पूछा कोर्ट ने कि क्यों डंडे मारे, तो आपने बोला कि तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने फोन पे बोला था। नहीं, इन रिटर्न ऑर्डर्स दिए जाते हैं, इन रिटर्न सारा काम होता है जिसको कि एज अ प्रूफ पेश किया जाता है। फिर डिटैच स्पिरिट। डिटैच स्पिरिट का बेसिकली ये मतलब है कि यहां पे पब्लिक और प्राइवेट एंड्स का डिस्टिंग्विशन होता है, डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि मैं पर्सनली कुछ चाहता हूं मगर जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं वो अलग हैं, तो यहां पे हमेशा पब्लिक एंड को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, और अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करेगा कोई भी ऑफिशियल, ऐसी बात होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखना कि ये तो आइडियल मॉडल है ना। वीवर साहब ने तो आइडियल मॉडल दिया था ना, उन्होंने ये थोड़ी बताया था कि ऐसा हो गई। अरे डिटैच स्पिरिट तो बोला जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट एंड्स अलग होने चाहिए, मगर आपको पता है कि प्राइवेट एंड सबसे पहले आते हैं कि मेरा क्या। क्लियर? तो हम तो आइडियल मॉडल की बात कर रहे हैं। इसके बाद मेरिट बेस्ड। अब ये जो पर्सनल यहां पे पोजीशन ग्रैब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। जो रिक्रूटमेंट होता है, जो प्री मेंस इंटरव्यू के द्वारा हम जाते हैं, हमारा प्रमोशन होता है, ट्रांसफर्स होते हैं, सब मेरिट बेस्ड होता है ना। ऐसा नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट मैंने रिट्वीट कर दिया था तो मुझे लॉयल्टी के बेसिस पे आईएएस बना देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसी साथ नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड। अब बेसिकली यहां पे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी में जितने भी अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं इनको हेड कौन करता है? एक नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड। वो कौन होता है? इलेक्टेड हेड। हमारे यहां कौन है? पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हेड के ऊपर बैठा होता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कौन बैठा रहता है? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। कलेक्टर के ऊपर यहां पे कौन बैठा रहता है? विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, पार्षद होते हैं, ऐसा। अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी बताने की कोशिश की थी हमें वीवर साहब ने। जैसे उन्होंने बताया था कि इस लीगल रैशनल अथॉरिटी या लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो कि ब्यूरोक्रेसी बोला गया, अगर हम इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करते हैं तो इसके ये पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी। अब आप ये सोच के देखो कि कोई भी अगर एक इवेंट हुआ तो यहां पे हमने देखा कि इम्पर्सनल लॉस पे काम चलता है, मतलब कि स्टैंडर्ड लॉज ऑलरेडी बने हुए।
तो अगर आप कलेक्टर हो और कोई इवेंट होता है तो वहां पे हर कलेक्टर वही डिसीजन लेगा या वही चीज को करेगा। तो आप सोचो कि प्रेडिक्टेबल है या नहीं है? बिल्कुल है। प्रिसाइसनेस भी है कि वही काम करेगा, क्योंकि रूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने की कोशिश करी तो आप लाठीचार्ज कर सकते हो, तो हर कलेक्टर लाठीचार्ज कर देगा। क्लियर? इसके बाद में इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एथिक्स में आप पढ़ोगे, डेट इज टू बी ऑनेस्ट। थॉट, स्पीच और एक्शन एक जैसे होने चाहिए। जो सोचते हो वही बोलो, जो बोलते हो वही करो। इसके बाद में ऑनेस्टी, ऑफ कोर्स। साइंटिसिज्म मतलब कि ऑन द बेस ऑफ सर्टेन साइंटिफिक प्रूफ आपको काम करना होता है, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत चीजों पे आप अंधविश्वासों पे काम कर रहे हो। ठीक है? उसके बाद में रैशनैलिटी मतलब कि तर्क क्षमता का यूज करके इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम किया जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि आपने सुना है या ऐसा होता है तो आप कर रहे हो, है ना? मतलब कि जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चली आ रही है तो आप कर रहे हो काम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाना है आपको, ठीक है? आपके घर का काम नहीं है। उसके बाद में न्यूट्रलिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो आप न्यूट्रल रहोगे। ब्यूरोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल, दैट इज पॉलिटिकली न्यूट्रल। मैं फिर बता रहा हूं, ये वीबर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैं, जो कि लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वीबर ने हमको बताने की कोशिश की थी। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे सिविल सर्वेंट्स फॉलो नहीं करते, बट हम एक आइडियल मॉडल पढ़ रहे हैं। इसके बाद एनोनिमिटी, जैसा मैंने बताया था, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो कर्टेन के पीछे काम करते हैं विथ नो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और नो एंथुजियाज्म फॉर द एप्रिसिएशन। इसके बाद में इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, क्योंकि स्किल्ड रहते हैं तो ये सब हमें देखने को मिलती है। और ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वीबर ने हमको बताया था कि अगर हम लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ये हमको देखने को मिलेंगे। और इसी कारण से, क्योंकि हम इसी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आज फॉलो करते हैं, जिससे हम ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चाहते हैं, और इसी कारण से हम इसको ब्यूरोक्रेसी मानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अपना जवाब पूरा क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि क्यों यहां पे मैक्स वीबर को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली मैक्स वीबर साहब का जो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ये किस चीज को रिजेंबल करता है। इसको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ले आके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो होता क्या है दोस्तों, अगर एग्जांपल लें हम रोमन एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट? रोमन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो इकोनॉमी चलती थी वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगता है। आपको नहीं लगता कि आपको आईएएस ऑफिसर्स को, मतलब जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको पैसा देना पड़ता है काम करने के लिए? तो हाँ, तो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत जब पड़ती है जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा हो। तो रोमन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे किसी भी तरीके का वेल एस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। क्लियर? मगर आगे चलते चलते जैसे जैसे कैपिटलिस्ट क्लास बढ़ती है किसी भी देश में, मैं आपको अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी की जरूरत किस देश को कब पड़ती है। तो किसी भी देश को ब्यूरोक्रेसी की या एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत जब पड़ती है जब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब टेक्निकलिटीज बढ़ जाए, जब क्रिटिकलिटीज बढ़ जाए, जब आपको एक स्किल्ड मैन पावर की जरूरत हो, जब आपको जरूरत हो जो इंपर्सनल लॉस पे काम कर सके, न कि ऑन देयर विम्स एंड फैंसीज। तो यहां पे हमने देखा कि रोमन एडमिनिस्ट्रेशन में सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। इसके आगे चलते चलते जूलियस सीजर आते हैं, इसके अगले रूलर आते हैं ऑगस्टस एंड हेड्रियन, और फाइनली ये देखा गया कि ब्यूरोक्रेसी को इन सारे ही किंग्स ने डेवलप करने की कोशिश करी, मगर जो फाइनल मॉडल यहां पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया वो लाया गया डायक्लोटेन के द्वारा। इन डायक्लोटेन ने ही एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को स्टैब्लिश किया था, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश किया था। तो यहां पे जो रोमन एम्पायर गिरता है उसके दो कारण माने जाते हैं, एक तो बर्जनिंग ब्यूरोक्रेसी और दूसरा क्रीपिंग करप्शन। जैसा कि कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक दिन अपने आप में इतनी भारी हो जाएगी कि उसको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी स्टेट। जैसे मान लीजिए कि अगर आज हमारे रेवेन्यूज जो है वो बहुत कम हो जाएं, तो आम इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनको सैलरी कैसे देंगे? क्लियर? तो उनको सैलरी देना सबसे प्राइमरी नेसेसिटी है कि वो हमारे लिए काम करे, वरना आप सोच सकते हो ना, कोई आईएएस ऑफिसर काम करेगा क्या? क्लियर? हाँ, मतलब जो दिमाग में आ रहा है कि करप्शन से कमा लेंगे उसको हटाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? नहीं होना चाहिए। तो यहां पे रोमन एम्पायर गिर जाता है बर्जनिंग ब्यूरोक्रेसी के कारण। तो ये आप देख सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए कैपिटलिज्म का होना कितना जरूरी है,
एक स्टेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जब तक नहीं होगा, जब तक आपका ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी देश में आपने यह समझा कि लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए या ब्यूरोक्रेसी बनाने के लिए एक स्टेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जरूरी है, ताकि हम उस ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट कर पाए। सो डेट्स इट फॉर द वेबर म्यूडल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें बहुत सारी चीजें समझी होंगी और आपको क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मैक्स वीबर ने देने की कोशिश करी थी। अगर आप में से कोई मैक्स वीबर को और अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वो मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। बट फॉर द जर्नलिस्ट दिस लेक्चर विल बी मोर देन सफिशिएंट। That's it from my side. Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.